अगर आपके मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आपके बिजनेस रिलेटेड आएंगे वो ईआरपी सॉफ्टवेयर ही कहलाएंगे। चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करें जो सिर्फ सिंपल आपका बिजनेस रिलेटेड हो, ईआरपी सॉफ्टवेयर कहलाए। वैसे ही हमारा एसएपी भी एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है जिसको हम ईआरपी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेस। यानी हमारे सिस्टम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके प्रोडक्ट के डेटा को प्रोसेस करता हो। अब ये प्रोडक्ट डेटा प्रोसेस क्या होता है, कोई बताएगा आप में से, ये दोनों में से कि प्रोडक्ट डेटा प्रोसेस क्या होता है, यानी किसी प्रोडक्ट की प्रोसेस डेटा का प्रोसेस क्या होता है? कोई कुछ बताएगा? चलिए हम बताते हैं। मॉल जाते हो आप लोग? मॉल से सामान भी खरीदते हो? जब आप कोई भी सामान खरीद परचेज करने के बाद आप बिलिंग काउंटर के पास जाते हो, वो क्या करता है, उस वो जो प्रोडक्ट को स्कैन करता है, उस स्कैन करते ही उसके सिस्टम पे और जितने भी उसके रिलेटेड डेटा है विथ डिस्काउंट, अगर उस पर कोई डिस्काउंट है या क्या प्राइस है, सब कुछ उस पर प्रिंट होके और हमारे पास एक हमारे पास प्रिंट होके आपका बिल देता है। करेक्ट? ऐसा ही होता है। तो आपने सोचा है कि क्या हम उसी वक्त उस प्रोडक्ट का डेटा का पूरा डिस्काउंट वो देता होगा? नहीं ना। क्या होता है कि उसके सिस्टम में पहले ही उस डेटा के उस डेटा रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है पुट किया जाता है कि किस टाइम उसमें कितना डिस्काउंट होगा, इसकी कितनी प्राइसिंग होगी, कितने बिल पे कितना डिस्काउंट होगा। जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट को उसको स्कैन करते हैं तो हमारा सिस्टम उसको कैप्चर करता है, जो एप्लीकेशन वो यूज कर रहा है, वो बिलिंग काउंटर पे जो बिल काटने वाला बंदा होता है, वो क्या होता है, सिस्टम ऑटोमेटिक उस सिस्टम पूरे प्रोडक्ट के डेटा को सर्च करता है, मैनिपुलेट करता है, लॉजिक का यूज करके फिर हमें डेटा इनपुट करके हमें शेयर करता है। उसी पूरे प्रोसेस को हम डेटा प्रोसेस कहते हैं। समझ गए? ठीक है। ठीक है, तो इसको बनाया गया था 1972 में, आईबीएम के 5 एम्प्लॉय ने मिलकर बनाया था, जो कि जर्मन बेस्ड था। तो हमारे मार्केट में जो सबसे एक आप म्यूट कर लीजिएगा कोई भी केवल। मार्केट में एक सबसे पहला वर्जन जो लॉन्च हुआ था, R1 लॉन्च हुआ था। R1 फर्स्ट फर्स्ट मार्केट में। जो भी मैं ये बता रहा हूँ इंटरव्यू में भी ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि R1 क्या काम करता है, R2 क्या काम करता है, R3 का क्या काम करता है, SAP हम क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें इंटरव्यूअर कभी कभी पूछते हैं। R1 क्या है? R1 का पहला वर्जन था एसएपी का। आर का मतलब होता है रियल टाइम डेटा प्रोसेस और वन का मतलब होता है वन टायर आर्किटेक्ट। अब रियल टाइम डेटा प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसमें कोई इनपुट डेटा आपने पुट किया उसके एप्लीकेशन में, और वो करंट आपको वो रिफ्लेक्ट करके आपका करंट डेटा आपको शो करता है। जैसे कि आपकी कंपनी में अगर सेल हो रहा है तो मतलब विद इन अ सेकेंड जितने भी सेल हो रहा है आपको दिख रहा है, वो क्या हुआ, रियल टाइम डेटा। एक ऐसा होता है एप्लीकेशन, मैंने डेटा आज पुट किया और 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आया, वो रियल टाइम डेटा कभी नहीं हो सकता। वैसे डेटा जो हमें करंट टाइम पे हमें शो होते हैं, उसका रिजल्ट शो हो रहा, उसको कहते हैं रियल टाइम डेटा। वन टायर आर्किटेक्ट, यानी एक आर्किटेक्ट इंजीनियर क्या होता है जो किसी भी लैंड को डिजाइन करता है, यानी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करके देता है। तो वन टायर आर्किटेक्ट यानी एससीपी में भी आर्किटेक्ट होते हैं, डिजाइनर होते हैं। वो क्या होता है, एससीपी को पहला जो वर्जन था वो एक सिस्टम में डिजाइन किया गया था, आर्किटेक्ट के बेस पे एक सिस्टम में, एक ही सिस्टम था हमारे पास, उसी के अंदर हमारे 3 चीजों को डिजाइन किया गया, जिसका नाम पहला था एप्लीकेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस डेटाबेस। एप्लीकेशन सॉरी प्रेजेंटेशन का काम क्या होता है? प्रेजेंटेशन मतलब हमें डेटा दिखाना। जैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आपको डिस्प्ले होता है ना किसी ग्राफिक्स के थ्रू, वैसे ही एससीपी में जो डेटा इनपुट यानी एससीपी कुछ भी हमें दिखाता है, एससीपी जीयूआई ग्राफिक्स के थ्रू ही दिखाता है। ठीक है, एससीपी ग्राफिकल यूनिट के बेस पे ही दिखाता है, यानी कोई भी रिजल्ट। तो यानी सिस्टम में दिखाने का काम,
और जो एप्लीकेशन बना है उसको रन करने का काम और प्लस उसी सिस्टम में डेटा सेव करने का काम R1 में एक ही सिस्टम में होता था। तो इस कारण से वो स्लो भी था। बट जिस समय ये लॉन्च हुआ उस समय मार्केट का कैपिटल बहुत छोटा था, उसका डेटा साइज भी छोटा होगा, इसलिए उस समय के लिए परफेक्ट था। बट कुछ समय बाद इसमें चेंजेस की जरूरत पड़ी, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब हमारे मार्केट में आता है तो मार्केट के अकॉर्डिंग डे बाय डे उसमें चेंजेस करना पड़ता है। वैसे ही फर्स्ट चेंजेस की रिक्वायरमेंट क्या आई कि मैं अपने डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकूं, जो कि ये होता नहीं था R1 में। तो इसके लिए हमें दो सिस्टम बनाना पड़ा, यानी R2, यानी प्रेजेंटेशन को एक अलग सिस्टम में प्रेजेंट करना पड़ा और एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस को एक अलग सिस्टम में। ये भी कुछ दिन चलने के बाद हमें R3 की जरूरत पड़ी, क्योंकि R2 में एक डिमेरिट था कि जहां मेरा सर्वर है जैसे वहीं हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे कि आप अपने घर में आपने वाईफाई लगाया है और वाईफाई का रेंज है 100 मीटर। जैसे ही 100 मीटर से आप हटते हैं आप अपने वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही समझिए किसी ऑफिस में एक सिस्टम लगाया गया है एसएपी का, मतलब सर्वर। अब उसका रेंज है फर्स्ट फ्लोर तक, जिस फ्लोर पे लगा है उतने फ्लोर तक। तो यूजर उसको एक्सेस कभी नहीं कर सकता, ना सेकंड फ्लोर पे ना थर्ड फ्लोर पे। जिस फ्लोर पे एक्सेस है उसी फ्लोर पे। इसलिए हमें R3 डिजाइन करना पड़ा। अब आप फोन का आप नेटवर्क यूज करते हो, नेट कहीं भी रह के आप यूज कर सकते हो। वैसे ही ये एसएपी अब हम कहीं भी रह के हम यूज कर सकते थे, जिसमें हमारा R3 में थ्री टायर आर्किटेक्चर कहलाता है, जिसमें प्रेजेंटेशन अलग सर्वर में रखा गया, एप्लीकेशन अलग सर्वर में रखा गया और डेटाबेस को अलग सर्वर को दिया गया। ऐसे ही करते करते हमारे सिस्टम को अपग्रेड करते करते आज 2015 तक इसको S/4HANA तक लेकर आना पड़ा। इससे पहले चलता था ECC वर्जन। ECC वर्जन को हम क्या कहते थे? सेंट्रल कंपोनेंट। अब ये समझिए ECC और S/4HANA वर्जन में डिफरेंस क्या था। आप दोनों ने कभी ओरेकल का नाम सुना है? ओरेकल एक कंपनी है जो डेटा को हैंडल करता है। तो ECC जो मेरा वर्जन था वो थर्ड पार्टी डेटाबेस हैंडलर था। मतलब ECC के पास खुद का डेटाबेस नहीं था जो कि उसको वो सेव करके रख सकते। उसके लिए वो रेंट पे ओरेकल से उसने स्पेस खरीद रखा। अब एग्जांपल तरीके से ये समझो, जैसे आप ऑफिस में काम करते हो, आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे और उसके ऊपर एक बॉस होंगे। मतलब है ना, आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है चलिए। एक काम को आपके मेन बॉस ने आपको डायरेक्ट बुला के बोला कि आपको ये काम करना है, और उसी काम को आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को बताया गया और रिपोर्टिंग मैनेजर ने फिर आपको बोला। तो सबसे फास्ट और करेक्ट काम कौन सा होगा? जो आपके डायरेक्ट बॉस ने बुला के बोला, क्योंकि उसने करेक्ट रिक्वायरमेंट भी बताया और फास्ट भी बोला। मतलब आपको बुलाया और आपको करने को ये बोल दिया है। वही काम को अगर सोचिए आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को बताया गया, तो हो सकता है कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, कुछ रिक्वायरमेंट का इशू हो, उसको समझ में ना आया हो या भूल गए हैं, फिर वो आपको जितना उसको पता हो उतना आपको बता दे। तो हो सकता है कि काम में इशू आए और लेट भी होगा। तो वैसे ही सोचिए, अगर मेरे पास मैं एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ, मेरा डेटाबेस किसी और थर्ड पार्टी के पास है, अब मैं उससे बोलूंगा मुझे डेटा चाहिए हो, तो टाइम भी लगेगा और स्लो भी होगा। बट S/4HANA में क्या था, खुद क्लाउड बेस है। ये क्लाउड खुद एक डेटाबेस हैंडलर है, खुद अपने डेटा को हैंडल करता है। इसलिए ECC से स्पीड अप हमारा S/4HANA था, जो कि आज S/4HANA एक लेटेस्ट वर्जन कहलाता है। और जो भी कंपनी ECC को यूज कर रही है आज S/4HANA में, वो कन्वर्ट हो रही है। कुछ साल बाद ECC भी बंद हो जाएगा, सिर्फ S/4HANA ही चलेगा। अगर दो सॉफ्टवेयर आपस में चेंज होते हैं,
इसमें S4 का मतलब क्या हुआ? मतलब S4 समझ में नहीं आया। हाना एस एक नाम दे दिया, S4 हाना ही ये क्यों बोला? अपग्रेड वर्जन के, जैसे पहले एस हाना था, अब इसको एस फोर हाना नाम दिया गया। ठीक है, इसको नाम दिया गया, इसको अपग्रेड S4 वर्जन। का मतलब कोई वर्जन है? हाँ वर्जन है ये। अच्छा, ये वर्जन है, ईसीसी भी ठीक है, वर्जन ठीक है। है, ठीक है। और जैसे पहले क्या था, एस हाना स्टार्ट हुआ, और इसको फिर अपग्रेड किया तो एस फोर हाना बोला गया। ठीक है, वैसे ईसीसी, जैसे ईसीसी है हमारा, वो भी एक वर्जन है। अब एस फोर हाना का अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एसएपी बिजनेस सूट एस फोर हाना, ऐसे ही है। ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन वर्जन है, फोर्थ ठीक जनरेशन। है। अगर आपके फोन में कोई एंड्रॉयड फोन में आपको आपका जो डेटा मतलब वर्जन चेंज होता है, अपडेट होता है ना टाइम टू टाइम, देखते हैं आपके फोन में भी कुछ फंक्शनैलिटी चेंज होता है, स्पीड हो जाता है। वैसे ही अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, वर्जन चेंज होंगे, तो उसकी भी फंक्शनैलिटी चेंज होती है, कुछ काम करने का तरीका भी चेंज होता है। तो ये फर्क था। अब आप देखिएगा, जो हमारा R1 है ना, पहले ऐसा दिखता था, ऐसे इस पे कमांड प्रॉम्प्ट में काम होता था। आपके लैपटॉप, आपने लैपटॉप या फोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप आप जो भी यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट उसमें भी होगा। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आप सिर्फ कमांड के बेस पे ही करेक्ट। उसको चला सकते थे। अब वो जो कमांड प्रॉम्प्ट है सिर्फ सिंगल सिंगल सिस्टम के लिए होता है। तो आपको अब समझ में आएगा कि वन सिस्टम क्यों, वन सिस्टम की वजह से हम डेटा क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते थे। अब क्या है, R2 जब लॉन्च हुआ तो एक फ्रेमवर्क में तैयार हुआ। आपने कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है कहीं? कभी देखा है ऐसा स्ट्रक्चर? आप सभी ने देखा है बट आपको याद नहीं होगा। मैं बताऊं कहाँ देखा है। बचपन में आपने टीवी पे वीडियो गेम खेला है, मारियो कॉन्ट्रा जैसे, ऐसे गेम्स खेले हैं आपने? आप सभी ने कभी गेम खेला होगा हाँ, टीवी पे। खेले हैं। ऐसा स्ट्रक्चर दिखता था, एक फ्रेमवर्क की तरह दिखता था वो। जैसे अब R2 को समझिए कैसा हो। जब तक हम प्ले स्टेशन है हमारे पास और एक टीवी है, जब तक मैं प्ले स्टेशन जिस टीवी में मैं कनेक्ट करूंगा उसी में वो चलेगा। यानी मेरे पास प्ले स्टेशन अलग है, उसके में डेटा मैंने फिट कर रखा है, और दिखा किस टीवी पे रहूं। अगर मैं दूसरे टीवी पे मुझे चलाना है तो उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप समझ गए, जहां मेरा एप्लीकेशन वहीं उसको हम रन कर सकते थे, इसलिए R2। और R3 क्या क्या, जैसे अब R3 में समझिए, अब आप कोई भी गेम कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी फोन में कोई भी गेम कहीं डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सर्वर कहीं और है, डेटा कहीं और है, चला कहीं और है। ये हुआ R3। तो आप तीनों वर्जन आपको समझ में आए, R1 R2 और R3, क्योंकि इनके बेस पे ही ये सारा वर्जन काम करता है, ये भी समझिएगा। R3 के बेस पे ही जितने वर्जन अपडेट हुए, R3 के बेस पे ही काम करते हैं। ठीक है, आज के समय में ये सारी इंडस्ट्री में एसएपी यूज हो रहा है। कोई भी इंडस्ट्री आज के समय में बचा नहीं, यानी किसी भी कंट्री के बेसिक इंडस्ट्री जो होती है, जो उस कंट्री को चलाती है, उस पूरे इंडस्ट्री में एसएपी यूज हो रहा है। चाहे आप फाइनेंस सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, डिफेंस सेक्टर हुआ, रेलवे में हो रहा है, माइनिंग में हो रहा है, जितने भी हैं सब में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यूज होते हैं, और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यानी लाखों करोड़ों के डेटा को हैंडल करने की कैपेसिटी सिर्फ एसएपी में है अभी। बट इसको नॉर्मल कंपनी यूज नहीं कर सकती, छोटी कंपनी कभी यूज नहीं करेगी। जिसका टर्न ओवर थाउजेंड ऑफ करोड़ होंगे वही ये एसएपी को वेयर करती, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन को, इसको चलाने का खर्च बहुत ही कॉस्टली होता है। क्योंकि इसके एक साल का सर्वर का कॉस्ट ही कम से कम, सिर्फ लाइसेंस लेने का कॉस्ट ही होगा कम से कम डेढ़ करोड़ से कम नहीं होगा। 1.5 करोड़ 2 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़, जैसा भी उनका फंक्शनैलिटी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका एटलीस्ट 1 करोड़ तो होता ही है। और इसको अपनी कंपनी में, किसी भी कंपनी में सेटअप करवाने का खर्च ही होता है 5 से 10 करोड़ रुपए, और इसको लाइफ टाइम इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पर ईयर इसको 2 करोड़ 3 करोड़ इसमें खर्च करने पड़ते हैं कंपनी को, सिर्फ एसईपी को चलाने का इतना खर्च है। तो छोटी कंपनी कभी वेयर नहीं करेगी। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये मतलब जितनी भी हमारे पास जितने डिपार्टमेंट होते हैं,
जितने भी डिपार्टमेंट है उन सारे डिपार्टमेंट में अपना अपना कंसल्टेंट होता है। यानी बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट होते, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सबके अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं। इसलिए दो टाइप के कंसल्टेंट मोस्टली होते हैं। यानी एसएपी में दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं, एक एसएपी फंक्शनल मॉड्यूल, एक एसएपी टेक्निकल मॉड्यूल। यानी एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट कह लीजिए या एसएपी टेक्निकल कंसल्टेंट कह लीजिए। तो आप जो अब ऐप सीखेंगे वो टेक्निकल कंसल्टेंट कहलाता है। अब इन दोनों का काम क्या है ये समझते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट क्या करता है? फंक्शनल कंसल्टेंट वो जो क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, क्लाइंट के साथ दिए हुए रिक्वायरमेंट को समझकर आपके अपने सिस्टम को में अपने एसएपी सिस्टम में डेटा को कॉन्फ़िगर करता है और उसके बैकग्राउंड को भी यानी उसके सिस्टम को भी कॉन्फ़िगर करता है। उसके बेस पे एप्लीकेशन में कुछ नया कुछ बनवाना हो, एप्लीकेशन जनरेट कराना हो या नई चीजें वैलिडेशन करवाना हो, तो टेक्निकल कंसल्टेंट को वो रिक्वायरमेंट बताता है। टेक्निकल कंसल्टेंट और लॉजिक भी फंक्शनल ही बताता है। टेक्निकल सिर्फ उसको उसके दिए हुए रिक्वायरमेंट और लॉजिक के बेस पे कोड के थ्रू उसको कंप्लीट करता है एप्लीकेशन को। फिर फंक्शनल कंसल्टेंट उसको टेस्ट करता है, फिर उसके बाद उसको क्लाइंट को हैंड ओवर करता है। ये काम है इन दोनों का। एसएपी 3 सिस्टम पे काम करती है, डेवलपिंग सिस्टम पे, क्वालिटी सिस्टम पे और प्रोडक्शन सिस्टम पे। यानी अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी आपको देखिए कोई भी चीजें बनता है तो पहले डेवलप किया जाता है, फिर उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग होती है, फिर उसके प्रोडक्शन होता है यानी क्लाइंट के पास हैंडओवर होता है। ये 3 सिस्टम सभी जगह काम करते हैं, वैसे यहाँ भी वही काम करता है। एसएपी में 2 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, एक होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? मान लीजिए आपकी एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में एसएपी को लेकर आना यानी सेटअप करवाना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के साथ डील करिएगा। उसके साथ फर्स्ट फेज में आपका प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन होगा कि कितने कंसल्टेंट लगेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या उनका रोड मैप होगा। उसके बेस पे डॉक्यूमेंटेशन होता है सेकेंड फेज में। थर्ड फेज में फंक्शनल कंसल्टेंट और टेक्निकल कंसल्टेंट मिलके उसके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। लास्ट फेज में फाइनल में उसकी टेस्टिंग होती है एंड देन गो लाइव यानी प्रोडक्शन होता है, यानी आपको क्लाइंट को हैंड ओवर किया जाता है। क्लाइंट के पास जो भी एम्प्लॉय होते हैं जो उसके सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उसको कहते हैं एंड यूजर, वो इसको चलाते हैं। अगर उसमें कोई इश्यू आया या उसमें नया चेंज और करवाना हो तो दोबारा कंसल्टेंट डेवलपर और फंक्शनल को भेजा जाता है। इसको कहते हैं सपोर्ट लेना। इसको एक्टिव मेथोलॉजी कहते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। यानी एक बार आपने अपनी कंपनी में एसएपी लगवाया, लाइफ टाइम सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्टिव मेथोलॉजी। तो ये जो बाद में इंस्टॉलेशन के बाद में डेवलपर के पास जो भी आता है उसको कहते हैं सपोर्ट फंक्शनलिटी यानी सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, 2 टाइप के जॉब होते हैं, कंसल्टेंट बेस्ड जॉब और एंड यूजर बेस्ड। कंसल्टेंट जो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, डेवलप करते हैं। एंड यूजर दिया जो हमारे पास जो एप्लीकेशन उनके पास डेवलप होके उनके पास जाएगा उसको यूज करने वाला। जो क्लाइंट के पास जो एम्प्लॉय होते हैं जो उसको यूज करते हैं उसको कहते हैं एंड यूजर। ठीक है, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा जो समरी बताया, आपको कोई डाउट है इसमें? समझ में आया क्या जो भी मैंने आपको बताया? हाँ जी सर। ठीक है, अभी तक तो क्लियर है। ठीक है, इस टाइप के हमारे पास देखिए इस टाइप के आइकन्स होते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम लॉगिन आईडी के थ्रू हम पासवर्ड डालकर इसको ओपन करते हैं। इस तरह का एप्लीकेशन पहले फर्स्ट फेज में आपको खुल के आपको दिखेगा। फर्स्ट फेज में ये होता है सर्च बार। अभी क्या होता है, जैसे कि आप अपने गूगल पे कोई भी पोर्टल ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि मुझे अगर किसी कंपनी का नाम सर्च करना है, मान लीजिए मुझे टाटा कंपनी का नाम सर्च करना है, तो मैं लिखूंगा टाटा कंसल्टेंसी या जो भी, तो उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। वैसे ही यहाँ किसी भी पोर्टल को ओपन करने के लिए टेक्निकल कोड की जरूरत पड़ती है।
जो कि आप इस ट्रेनिंग में देखोगे और समझोगे और आपको पता चलेगा कि टेक्निकल कोड क्या होता है, किस पोर्टल का, उसको बनाते कैसे भी है। अब मुझे मान लीजिए मुझे कोई डेटा देखना है, इसके सिस्टम में टेबल वाइज डेटा देखना है, तो उसका एक टी कोड होता है SE16N और देन इंटर। अब मुझे कस्टमर का डेटा देखना है, तो उसके लिए भी टेक्निकल नेम होता है टेबल का, उसको इंटर करते हैं, देन एग्जीक्यूट करके हम उसको डेटा देखते हैं। जो आपको यहाँ डेटा दिखेगा वो एज इट इज आपको एक्सेल की तरह ही दिखेगा और एक्सेल की तरह बिहेव भी करेगा। बट एक्सेल में कुछ अलग फंक्शनैलिटी है, बट यहाँ पे कुछ अलग फंक्शनैलिटी, काम वही, फंक्शनैलिटी अलग। ठीक है, तो ये छोटा सा है उसका ये एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन के अंदर हम टेबल बनाना सीखेंगे, कोड करना, इस टाइप की कोडिंग होती है एक्सुअल बेस, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एसक्यूएल बेस्ड कोडिंग होती है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्यों लिखा जाता है, ये क्यों लिखा जाता है, ये सब कुछ सिखाएंगे। इसका लिखने का क्या पर्पस है, इसके लिखने का क्या पर्पस है, हर स्टेप का आपको समझाएंगे कि ये इस स्टेप पे क्या होता है, इस स्टेप पे क्या होता है, इसका डेटा कैसे फ्लो होता है, ये सब कुछ सिखाएंगे आपको। देन आप ये खुद ही रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। ये होता है एक रिपोर्ट, जिस तरह से हम ये ऑटोमेटिक चलता है, ये बनाया हुआ है। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। और एसएपी का इस टाइप का एप्लीकेशन होता है। ये तो डेमो सर्वर है, अब रियल टाइम में भी ऐसा ही सर्वर होता है, बट वो अलग तरीके का होता है, काम वही होता है, बट डेमो सर्वर और इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क बस डेटा का होता है, कुछ नहीं, काम वही करता है, सेम कुछ होता है, डेटा का फर्क होता है बस। और आपका कंटेंट में दिखा देता हूं। हाँ, आपको इस तरह के, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट मैं पीडीएफ ही दूंगा, नोट्स मैं खुद दूंगा। 90% प्रैक्टिकल, 10% आपका थियोरेटिकल क्लास है। ये जो भी ट्रेनिंग है 90% प्रैक्टिकल है। इस टाइप के आपको मैं नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। कुछ ऐसे भी नोट्स होंगे जिसमें स्क्रीन के साथ, मतलब कुछ स्क्रीन के स्टेप्स भी लगे होंगे, वैसे भी नोट्स होंगे। और टेबल का आपके जो कोर्स ऑफ कंटेंट है मैं वो भी बता देता हूँ। यहां से स्टार्ट होगा। हम पहले टेबल यानी DDIC कहते हैं, डेटा डिक्शनरी, जिसमें हम टेबल बनाना, उसको कैसे क्या काम होता है उसके बारे में सीखेंगे, डेटा कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। देन हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। रिपोर्ट जो मैंने अभी दिखाया उसके हर एक कोने के बारे में सीखेंगे। और डीबगिंग करना सीखेंगे। डीबगिंग मतलब डेटा के फ्लो को समझना। डीबगिंग के थ्रू ही हम एरर को फाइंड आउट करते हैं। हर स्टेप पे उसको करना सीखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल टेबल, यानी हर एक बेसिक चीज जो अबैप में इंपॉर्टेंट है सब कुछ सीखेंगे। RICF यानी RICFW यानी रिपोर्ट, इंटरफेस, कन्वर्जन, इन्हांसमेंट, फ्लो, वर्क फ्लो, फ्लो लॉजिक, ये सारा कुछ उसमें आता है। ये सब कुछ उसके अंदर हम सीखेंगे। खुद से हम जो आपके पास इनवॉइस आता है ना, या बिल, या आपके पास सैलरी स्लिप, वैसा इनवॉइस बनाना सीखेंगे। यहाँ एसएपी द्वारा दिया हुआ एप्लीकेशन में भी अपनी लॉजिक लगाना, जिसको कहते हैं इन्हांसमेंट, वो भी करना सीखेंगे। और ये था हमारा बेसिक। ये जो हमारा था, जितना मैंने आपको दिखाया, ये बेसिक है। और एडवांस के 3 पार्ट और सिखाएंगे, जिसमें उप सेल भी होगा, ओ डेटा होगा और सीडीएस व्यू होगा। ये एडवांस जो लास्ट में, इतना सीखने के बाद इस कोर्स में आपको एक दिन क्लास दिया जाएगा। एक दिन यानी अल्टरनेट डेज में हम क्लास लेते हैं। एक दिन आपको पढ़ाएंगे, तो एक दिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। देन आप उसको कल होके मुझे दिखाएंगे, और उसके इशू के साथ साथ हम उसके आगे भी पढ़ाएंगे। दूसरा, जो भी हम असाइनमेंट आपको देंगे, पहले उसको कंप्लीट करना होगा। देन तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने कोई कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आपका क्लास होल्ड रहेगा। आपको पहले उसको बनाकर दिखाना होगा। नहीं बनेगा, हम 2 से 3 बार बताएंगे, पहले उसको कंप्लीट करना ही होगा, तभी हम उसके नेक्स्ट कंटेंट को आगे
आगे स्टेप में बढ़ेंगे, नहीं तो वो क्लास चलता ही रहेगा, चाहे वो 2 महीने की जगह 3 महीना क्यों ना हो जाए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम सिखाएंगे। ये हमारा अपना है ट्रेनिंग करने का, ट्रेनिंग देने का ये लॉजिक, ठीक है। अब आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर कुछ ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। नॉन टेक्निकल भी इसको लेके जा सकता है ना आगे? हाँ पता हाँ, चला कि वो नॉन टेक्निकल है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने एज अ प्रोफेशनल जो मैं एजुकेट में, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मैं पूरा नॉन टेक्निकल था, मैं आज टेक्निकल में काम कर रहा हूँ। मतलब ऑटोमोबाइल में कोडिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तो आज मैं कोडिंग कर रहा हूँ। चाहे आप बीसीए कर रखा है, आपने कॉमर्स कर रखा है, आर्ट्स कर रखा है, कर सकते हो, या बीटेक बीटेक किसी भी फील्ड में कर रखा हो, आप अब ऐप आराम से सीख सकते हो, बहुत इजी है अदर लैंग्वेज से। ग्रोथ ज्यादा है, मेहनत कम है, ये कह सकते हैं अदर लैंग्वेज के कंपेयर में कह रहा हूँ। मेहनत तो लगेगी पर अलग लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज में ज्यादा मेहनत लगती है, इससे ज्यादा, और दिमाग उससे ज्यादा लगाना होता है। इसमें नॉर्मल है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, उस कॉन्सेप्ट पे चलना है, लॉजिक को समझना है और लॉजिक को चलाना है, और बिजनेस को आपने समझ लिया, ये अब आप काम आप इजीली कर लोगे। और कुछ पूछना है कुलदीप, हनी, आपको दोनों में से आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। क्लासेस कब बस कब मेरे होंगे? माइंड में क्लास, हेलो हाँ जी, आपकी जी टाइमिंग क्या है? मतलब जी हनी जी आप पहले बताइए, फिर हम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मुझे बस यही पूछना है कि अब जैसे अभी कोर्स चलेगा ये, हम्म मेरे ख्याल से कुलदीप भी कहीं काम करता होगा, अहमद भी कहीं काम कर रहा होगा, हम्म तो अब सब अपने अपना मतलब जॉब भी एक कर रहे हैं साथ में और ये ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अब एक टाइम बाद ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, करेक्ट। तो उसके बाद में अब जो बीच का जो टाइम है, जो जिस बीच में हमें एक दूसरी जॉब पकड़नी है, यानी एसएपी में मूव करना है, तो उतने बीच में हम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे फिर? आपके पास सर्वर होगा, ठीक है, हम आपको बीच बीच में असिस्ट करेंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको असाइनमेंट भी देता रहूंगा और आपको गाइड करूंगा। जब आपकी जॉब लग जाएगी, देन आपको जॉब लगने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी कि सर ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इसको करना, उस समय भी हम आपकी हेल्प कर देंगे।